गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्थक अंकों की, सिग्निफिकेंट फिगर की। देखिए, सार्थक अंक जो शब्द है ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है। कोई भी वैल्यू जब हम मेजर करते हैं, जब हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करके कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, तो मेजर करने वाली जो वस्तु होती है उसकी जो माप आ रही है वो कितनी यथार्थ है, कितनी परिशुद्ध है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें सार्थक अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो सार्थक अंक की अगर हम परिभाषा की बात करें, देखिए आज के वीडियो में हमें एक तो सार्थक अंक की डेफिनेशन को समझना है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो है किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात करना। तो हमें डेफिनेशन के साथ साथ सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, किस तरह से, कौन से नियम हैं, उन नियमों को बारीकी से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु को आप मेजर कर रहे हो। मान लीजिए सिंपल ये हमारे पास मार्कर है और मार्कर की लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं और ये मार्कर की जो लेंथ मेजर करने के बाद मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है 6.25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू इसकी मेजर होने के बाद आती है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप देख रहे हैं कि भाई ये वैल्यू जो है इसे डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया गया है। यानी हमारे पास जो एपरेटस है जिससे हम इसको मेजर कर रहे थे वो एपरेटस इस तरह का है जो डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करता है। देखिए यहीं से शुरुआत होती है दो तरह की। एक तो जो हम मेजर कर रहे हैं उसमें यथार्थ अंक कौन सा है और उसमें डाउटफुल फिगर कौन सा है, उसमें संदिग्ध अंक कौन सा है। एक्चुअल में जब भी हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, जब भी हम किसी वैल्यू को मापते हैं, माप करके लेकर के आते हैं, तो पहली बात तो उस वैल्यू को प्रेक्षित मान कहेंगे और उस वैल्यू का कोई ना कोई वास्तविक मान भी होता है। जो चीज़ आप मेजर करने गए उसका अपना एक वास्तविक मान है, उस पर चर्चा हम एरर में कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक तो यथार्थ अंक की और एक संदिग्ध अंक की, कि भाई यथार्थ अंक कौन सा है, यथार्थ अंक और संदिग्ध अंक। डाउटफुल फिगर, तो देखिए ये वैल्यू जब मेजर किया आपने तो 6.25, तो लास्ट में ये वास्तव में ये जो 5 आया है ना, ये किसके बीच का है, ये 4 और 6 के बीच का अंक है। इसका मतलब ये अगर आप देखें तो 6.24 और 6.26 के बीच में ये वैल्यू आई है। तो रियल में ये जो 5 हमने लिया है ये एकदम, हम किसी भी एपरेटस से ये नहीं कह सकते थे कि ये 5 ही आना था। वास्तव में ये 4 और 6 के बीच में कुछ भी हो सकता था। इसलिए ये जो डिजिट हमारा माना जाता है इस अंक को हम कहते हैं संदिग्ध अंक। और पहले वाले ये जो 2 अंक हैं ये एक तरह से निश्चित या यथार्थ अंक हो गए, ये निश्चित अंक हो गए इसमें, और ये 5 जो है ये संदिग्ध या अनिश्चित अंक हो गया। तो सबसे पहले सार्थक अंक को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि कोई भी जब वैल्यू मेजर की जाती है तो उसमें लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारा संदिग्ध अंक होता है, अनिश्चित अंक होता है, और उससे पहले वाले जो अंक होते हैं वो निश्चित यथार्थ अंक होते हैं। अब बात आती है सार्थक अंक की परिभाषा की। तो सार्थक अंक यानी किसी भी चीज को आप मेजर कर रहे हो, किसी की भी वैल्यू को आप माप रहे हो, तो वैल्यू जो मेजर की जाती है उसमें यथार्थता से मापे गए अंक और पहले संदिग्ध अंक को मिलाकर के कहते हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये इसी को ले लीजिए 6.25, इसका मतलब ये इसमें यथार्थता के साथ मापी गई अंक हो गई।
ये इसमें निश्चित अंक हो गए, और ये जो 5 है लास्ट वाला, ये संदिग्ध अंक हो गया। तो यथार्थता के साथ मापे गए अंक और संदिग्ध अंक, पहला संदिग्ध अंक, इनको मिलाकर के कहा जाता है सार्थक अंक। तो अब आप समझ रहे हैं, यानी अगर आप सार्थक अंक की परिभाषा देना चाहते हैं तो इसकी सिंपल परिभाषा ये हो सकती है कि किसी भी माप में, भाई कोई ना कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो आप, किसी चीज को मेजर कर रहे हो, तो किसी भी माप में यथार्थता के साथ मापे गए अंक और पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। एक बात दोबारा समझिए, किसी भी माप में यथार्थता के साथ मापे गए अंक और पहले संदिग्ध अंक, डाउटफुल फिगर, को सार्थक अंक कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एक तो डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी यथार्थ अंक यानी निश्चित अंक और अनिश्चित अंक को मिलाकर के सार्थक अंक हम कहते हैं। और निश्चित और अनिश्चित क्या है वो आपकी समझ में आ गया। ये जो जिसको यथार्थ कह रहे हो, ये वाले दोनों अंक जो हैं ये आपके निश्चित अंक हैं, और ये वाला 5 जिसको संदिग्ध बोल रहे हो ये अनिश्चित अंक है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो इसकी परिभाषा कि किसी भी माप में, भाई कोई वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं तो किसी भी माप में जो मापक यंत्र है, किसी न किसी एपरेटस से मेजर करेंगे, तो किसी भी माप में जो मापक यंत्र है उसके द्वारा यथार्थता पूर्वक मापे गए अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो दोनों तरह से आप परिभाषा लिख सकते हो, पर बेटर यही होगा कि आप ऐसे लिखें कि किसी भी माप में निश्चित अंक और अनिश्चित अंक, यानी यथार्थता से मापे गए अंक और पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो चलिए परिभाषा हमारी क्लियर हो गई, साथ ही साथ हमारा यह भी क्लियर हो गया कि किसको यथार्थ अंक हम कह रहे हैं, किसको निश्चित अंक कह रहे हैं और किसको संदिग्ध या अनिश्चित अंक कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों के को कैसे पता लगाएंगे, उसके नियम, यानी सार्थक अंक जो हम लेकर के आएंगे, निकाल करके लाएंगे किसी भी माप में, उसके नियम क्या हैं। और इन नियमों को समझने से पहले मैं ये दो शब्दों को और समझना चाहूंगा, एक यथार्थता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चा इनमें कंफ्यूज रहता है। एक्चुअल में अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो ये दोनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब बात टेक्निकल की आती है, जब बात एक तरह से वैज्ञानिक भाषा के फॉर्मेट में हमें देखना होता है, तो फिर इन दोनों में अंतर है। उस अंतर को हमें समझना है। यथार्थता यानी एक्यूरेसी एंड परिशुद्धता यानी प्रिसिशन, ये दोनों शब्द क्या है, इसको थोड़ा सा पहले समझ लें, उसके बाद हम इन नियमों की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यथार्थता। देखिए कोई भी जो वैल्यू होती है उसका अपना एक वास्तविक मान होता है, ये आप जानते हो, पहले ही एरर में पढ़ चुके हो। और हम जो उसको मेजर करके लाते हैं वो उसका एक तरह से प्रयोगात्मक मान है या प्रेक्षित मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और उन दोनों में डिफरेंस भी रहता है, उसी को एरर कहते थे, डिफरेंस को। अब हम बात कर रहे हैं कि यथार्थता क्या है, परिशुद्धता क्या है, या यथार्थ मान क्या है। तो कोई भी मान अपने वास्तविक मान के जितना निकट होता है उसको यथार्थ मान कहा जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी वास्तविक मान के कितना निकट है, उसके कितना क्लोज तक मेजर किया जा रहा है, यह चीज यथार्थता है। जितना ज्यादा क्लोज उतना ही ज्यादा यथार्थ। परिशुद्धता, प्रिसिशन, किसी भी वैल्यू को किस सीमा तक मेजर किया जा रहा है। बात समझना है कि कोई भी मान अपने वास्तविक मान के कितना निकट है, यथार्थता, और किस सीमा तक उसको मापा जा रहा है, परिशुद्धता। यानी आप अगर समझें इसको तो यथार्थता का मतलब है मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट है, यानी वास्तविक मान के साथ निकटता।
वास्तविक मान के साथ उसकी कितनी निकटता है, ये यथार्थता है। और परिशुद्धता क्या चीज है? परिशुद्धता का मतलब है कि किसी भी मान को किस सीमा तक मापा गया है, किस सीमा तक, यानी एक तरह से विभेद, रिजोल्यूशन कह सकते हो आप उसको, ठीक है ना, किस सीमा तक मापा गया है। तो दोनों पॉइंटों का मतलब समझ में आया, यानी वो वास्तविक मान के कितना निकट है और वो किस सीमा तक मापा गया है। लेकिन अभी इसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए, मान लो किसी वस्तु का या किसी माप का जो वास्तविक मान है वो है 2.634 सेंटीमीटर, ये वास्तविक मान है। ये वास्तविक मान है। अब एक स्टूडेंट से हमने कहा कि भाई जाइए इस वैल्यू को मेजर करके लाइए, मान लीजिए इसी की लेंथ थी, इसको मेजर करिए। अब मेजर करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, और उसने इसको मेजर करने के बाद बताया कि भाई इसका जो वैल्यू आ रही है मेजर करने के बाद, यानी प्रेक्षित जो मान है उसका प्रेक्षित मान निकल करके आया, मान लीजिए 2.63, कितना आया? 2.63 सेंटीमीटर। और दूसरे स्टूडेंट से मेजर करने के लिए कहा, उसने जो मेजर किया वो वाला मान आया निकल के 2.527 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए जरा इन पे, ऊपर वाली वैल्यू को क्या देख रहे हैं हम, ऊपर वाली जो वैल्यू है ये उसके वास्तविक मान के निकट है। देखिए 2.63 और ये 2.634, इसका मतलब ये इसके निकट है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आ रहा है 2.52 और ये 2.63, इसका मतलब ये वाला जो मान हुआ ये इसके अधिक निकट है, तो इसको कहेंगे यथार्थ मान। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये दशमलव के 3 अंक तक मेजर की गई है, जबकि ये वाली वैल्यू दशमलव के 2 अंक तक मेजर की गई थी। इसका मतलब इसे जिस सीमा तक मेजर किया गया है वो एक तरह से जो रिजोल्यूशन लिमिट है इसकी वो ज्यादा है, उसे ज्यादा अंकों तक मेजर किया गया है। इसका मतलब ये है परिशुद्ध मान। अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? यानी यथार्थ मान या यथार्थता का मतलब है कोई भी वैल्यू अपने वास्तविक मान के कितने निकट है, ये यथार्थता है। और कोई वैल्यू किस सीमा तक मेजर की गई है वो परिशुद्धता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए टारगेट वाली बात आ रही है, जो शूटिंग वाले लोग होते हैं और वो शूट कर रहे हैं, ये उसकी जो बुल आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो टारगेट हमारा ये है, ये उसके साथ में रिंग्स बनी हुई हैं कि भाई टारगेट कहाँ जाकर के हिट कर रहा है। और किसी भी बच्चे को, किसी भी मान लीजिए एक तरह से खिलाड़ी को 5 अवसर दिए जा रहे हैं कि उसको 5 फायर करने हैं इस पे और इसको हिट करने के लिए। अब क्या होता है, एक ने 5 फायर किए, एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा। रियल में टारगेट कहां था? इस जगह पर। उसके पांचों ही जो हैं वो अलग अलग लगे और वास्तविक जो जगह थी उससे दूर लगे। इसका मतलब ये हुआ उसने जो 5 अटेम्प्ट लिए उनमें न तो यथार्थता है, यथार्थता कब होती? जब ये 5 इसके निकट पहुंचते। भाई निकट वास्तविक मान तो उसके निकट होते तो वो यथार्थता होती, तो न तो ये उसके निकट पहुंची, इसका मतलब उसकी यथार्थता लो है, यहां निम्न यथार्थ है। दूसरी बात, उसने जो जिस लिमिट तक उसने जो अटेम्प्ट लिए वो बार बार अलग अलग जा रही थी, इसका मतलब उसकी परिशुद्धता भी अलग अलग है। इसी को ऐसे और समझिए, मान लीजिए इसी में एक इस तरह से और होता कि 5 बार में उसका टारगेट यहां लगता, 5 बार में टारगेट यहां लगता उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वास्तविक जो जगह थी उससे तो दूर है,
यानी यथार्थता तो उसकी निम्न है, लेकिन पांचों टारगेट, पांचों बार जो गोली उसकी लग रही है, पांचों बार जो बुलेट जाकर के टकरा रही है, वो एक ही जगह पर है, आसपास है। इसका मतलब परिशुद्धता ज्यादा है। तो इस केस में हम कहेंगे यथार्थता कैसी है, निम्न, और इसमें परिशुद्धता कैसी है, परिशुद्धता भी निम्न। इस केस में क्या कहोगे, यथार्थता, इस केस में यथार्थता निम्न, क्योंकि रियल में जहां लगना चाहिए था वहां नहीं लगा, लेकिन परिशुद्धता उच्च, परिशुद्धता उच्च है, पांचों बार उसका जो टारगेट है वो एक ही जगह पास पास लग रहा है, इसका मतलब परिशुद्धता उसकी उच्च है। मान लीजिए और भी आप लेना चाहें और दिखा दीजिए, चलिए अब की बार उसका क्या है, उसके जो टारगेट लग रहे हैं वो उसके यहां लग रहे हैं, पास पास लग रहे हैं, इसका मतलब उसके भी निकट हो गए और आपस में भी पास हो गए। तो इसमें दोनों ही चीज उच्च हैं, यथार्थता भी उच्च और परिशुद्धता भी उच्च। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता कि भाई टारगेट अलग अलग होते और रियल जो वैल्यू है उसके क्लोज होते, तो फिर ये कह सकते थे हम कि उसकी यथार्थता उच्च है और परिशुद्धता जो है वो निम्न है। तो कुल मिला के आपको बस इतना समझना है इन दोनों पॉइंटों के लिए कि भाई अगर रियल वैल्यू के वास्तविक मान के कोई निकट है तो वो यथार्थ जाता है, और उसे जिस सीमा तक, कितनी ज्यादा सीमा तक उसको मापा गया है वो उसकी क्या है, परिशुद्धता है। तो देखिए सार्थक अंकों की हमारी परिभाषा हो गई। सार्थक अंकों की परिभाषा को समझने के लिए निश्चित अनिश्चित अंक यानी यथार्थ अंक और संदिग्ध डाउटफुल अंक की बात हमने कर ली, साथ ही साथ दो शब्द यथार्थता और परिशुद्धता, इन दोनों को भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि अब सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या हैं। तो सार्थक अंकों के ज्ञात करने के जो नियम हैं, अब हम उनको विद एग्जाम्पल लेंगे, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई डाउट वाली बात न रह जाए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, जितने भी नन जीरो डिजिट्स होते हैं, नन जीरो का मतलब हो गया अशून्य अंक। अशून्य का अंक देखिए हमारे 10 अंक हैं। 10 अंक कौन कौन से हैं? 1 से लेके 9 तक तो 9 हो गए और 1 हो गया 0, तो 10 हो गए ना भाई। डेसिमल सिस्टम जो लेते हैं तो 10 अंक होते हैं उसमें। अब 1 से लेके 9 तक को कहा जाता है अशून्य अंक, और शून्य हो गया। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट ये है कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल ले लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल ले लिया आपने कोई 6532। इसमें कितने सार्थक अंक है सर? इसमें सार्थक अंकों की संख्या है सर 4। आपने एग्जांपल ले लिया 325, कितने सा सार्थक अंक? 3। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पहला हमारा पॉइंट हो गया, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा पॉइंट, दो अशून्यों के मध्य, अब चाहे यहां ये ध्यान रखना है, चाहे संख्या दशमलव वाली है या फिर संख्या दशमलव वाली नहीं है, ठीक है ना? तो सब दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य दो अशून्यों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। बात समझ आई कि नहीं? अब यहां यह भी ध्यान रखना, चाहे संख्या दशमलव वाली हो या बिना दशमलव वाली हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जैसे 65002, तो दो अशून्यों के मध्य में क्या है? शून्य। कितने हो गए सार्थक अंक?
2 2 4 और 1 5, इसमें 5 हो गए सार्थक अंक। या मान लो ऐसे 7.0025 और मान लो चलो 3। अब इसमें दशमलव आ रहा है लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 ये तो अशून्य हो गए और उनके मध्य आने वाले शून्य 2 हो गए, तो 3 4 और 2 6, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 6। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपका कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं सार्थक अंक होते हैं। दूसरा पॉइंट, दो अशून्यों के मध्य आने वाले शून्य वो भी क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है, ध्यान देना यहां पर, अगर संख्या दशमलव वाली नहीं है तो उसके अंतिम अशून्य के लास्ट में आने वाले शून्य या फिर उसके दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। देखिए, यदि संख्या में दशमलव नहीं है, बिना दशमलव वाली संख्या में, बिना दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? संख्या में दशमलव नहीं है तो बिना दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य के बाद, अंतिम अशून्य के बाद कह लो या फिर उसको दाईं ओर कह लो, आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। नहीं लिखना है यहां पे, नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, देखिए इसको रखने से बजाय एग्जांपल को समझना इसमें ज्यादा बेटर होता है। एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लीजिए 7500। अब इस संख्या में दशमलव तो है नहीं, अब जब दशमलव नहीं है तो 7 और 5 क्या है इसमें अशून्य, और अशून्यों के बाद में ये दो क्या रहे शून्य। लेकिन नियम हमारा ये है कि अशून्यों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 2। मान लीजिए आपने ले लिया 7000, तो 7000 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 1। कितना है 1 तो ये ध्यान देना है। लेकिन इस नियम के लिए एक चीज और ध्यान रखनी है। इस नियम में अगर ये क्लियर हो जाता है कि ये संख्या मापी गई है, अगर यहां ये क्लियर हो जाता है कि इस संख्या को माप करके लाए हैं, और अगर ऐसा क्लियर हो जाए तो फिर ये बाद में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। यानी यहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी से काम लेना है। अगर ये चीज क्लियर हो जाती है कि इनको मेजर किया गया है, ये वैल्यू मेजर होकर के आ रही है, जैसे, तो ये ध्यान रखना है। ये स्टार लगा करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर रहा हूं। अगर ये पता चल जाए इस रूल नंबर 3 में कि अगर ये वैल्यू मेजर है, मापी गई है, वास्तविक रूप से माप करके इसको लाए हो, तो फिर अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य भी क्या माने जाएंगे सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हो कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मेजर करने पर कितना आ रहा है 6500 किलोग्राम आता है। अब ये देखिए 6500 किलोग्राम आता है, तो इसमें जो सार्थक अंक आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे फिर 4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी नापने पर 7500 या और भी मीटर आ रही है, तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे 4। तो इस नियम को हमें विशेष ध्यान देना है कि अगर वहां ये क्लियर नहीं है कि संख्या मेजर की गई है, तो अशून्यों के बाद जो शून्य आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अगर ये क्लियर हो जाता है कि ये संख्या मेजर की गई है, वास्तव में उसको मेजर करके लाया गया है, तो फिर अशून्यों के बाद में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या फिर थोड़ा सा आप ये भी समझ सकते हो कि उसको यूनिट से पहचान सकते हैं। अगर बिना दशमलव वाली संख्या में लास्ट में 0 आ रहे हैं और उनके साथ में मात्रक लगा हुआ है, तो फिर उन 0 को आप क्या मान सकते हो, उन 0 को आप सार्थक अंक मान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं। अब देखिए, अब बात की जा रही है दशमलव वाली संख्या की। अगर संख्या दशमलव वाली है और दशमलव के बाद कोई
अशून्य अंक आ रहा है और अशून्य अंक के बाद में एक शून्य आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। यानी दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकती हूं, जैसे ये आ गया 7.500, ये आ गया मान लीजिए। तो अब दशमलव वाली संख्या है और दशमलव के बाद अंतिम अशून्य हो गया और उसके बाद में जो शून्य आ रहे हैं वो सार्थक अंक माने जाएंगे। इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। मान लीजिए ऐसे आ गया 7.00, तो इसमें भी दशमलव के बाद 00। एक्चुअल में वैसे इसका मतलब कुछ नहीं है कि 7 ही है, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि इसको 2 डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया गया है, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 3। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इन नियमों में जहां जीरो वाली बात आती है वही थोड़े से समझने वाली बात है, उनको थोड़ा गहराई से हम ध्यान दें। और जिसके एंड में जीरो, स्टार्टिंग जीरो, एंडिंग जीरो, समझ गए ना। जो लास्ट में जीरो आ रहा है तो लास्ट में जीरो वाले 2 पॉइंट हो गए। एक तो पॉइंट कौन सा है जिसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो उसमें उसको सार्थक अंक नहीं मानते, लेकिन अगर क्लियर हो जाए कि भाई इसको मेजर किया गया तो मान लेते हैं। और दूसरी बात, दशमलव वाली जो संख्या है उसमें दशमलव के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, अगर कोई संख्या 1 से छोटी है, संख्या 1 से छोटी होने का मतलब होता है कि उसकी स्टार्टिंग ही डेसिमल से हो रही होगी और फिर दशमलव के तुरंत बाद अगर जीरो आ रहे तो वो सार्थक अंक नहीं होते। यदि संख्या दशमलव से शुरू होती है तो दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ध्यान देना, इसमें संख्या की शुरुआत दशमलव से हो रही है और दशमलव के तुरंत बाद जो शून्य आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे लिख दिया 0.0050। अब दशमलव के तुरंत बाद ये 2 शून्य आ रहे हैं, ये सार्थक अंक नहीं है, लेकिन ये दोनों सार्थक अंक है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई। या फिर जैसे मान लो 0.0752, तो ये वाला सार्थक अंक नहीं होगा, तो कितनी हो गई सार्थक अंकों की संख्या, 4 हो गई। मैं समझता हूं मैंने एग्जाम्पल साथ लिए हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आ रही होगी। तो मेन जो नियम है वो तो है हमारे ये 5 नियम, जिनसे हम सार्थक अंकों की संख्या का पता लगा सकते हैं किसी भी संख्या में। खासकर जीरो वाली चीज को थोड़ा गहराई से समझना। एंडिंग जीरो में ध्यान देना है, दशमलव के बाद है एंडिंग जीरो, लास्ट वाला जीरो, तो वो सार्थक अंक होता है। और स्टार्टिंग जीरो, समझ गए ना, तो दशमलव से जैसे स्टार्ट में ही जीरो है तो वो सार्थक अंक नहीं होता। और अगर संख्या में दशमलव है ही नहीं तो उसमें एंडिंग जीरो जो है सार्थक अंक नहीं होता, लेकिन अगर पता चल जाए कि वो मेजर की गई है तो फिर सार्थक अंक होता है। तो इस तरह से ये 5-6 नियम हैं, इनको आपको समझना है। इसके साथ साथ 1-2 पॉइंट और है जिसे और आपको समझना है। उसमें एक पॉइंट क्या है कि भाई अगर हम दशमलव बदल दें, दशमलव का स्थान अगर बदल जाए तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को और आप समझेंगे, दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, जैसे आपने लिखा 2.52 सेंटीमीटर, इसको हम दूसरी तरह से और कह सकते हैं, दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको ऐसे भी कह सकते हो आप
कि मात्रक बदल देने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे भी कह सकते हो, या आप लिख सकते हो मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, अब जैसे ये लिखा हुआ है 2.52 सेंटीमीटर, तो कितने सार्थक अंक हैं इसमें? इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3। अब इस सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 25.2 मिलीमीटर। तो मात्रा बदल गया और दशमलव का स्थान भी बदल गया, तो कुल मिला के सार्थक अंक अब भी कितने इसमें? 3 ही है। आप इसको और भी कुछ करना चाहो और भी चेंज करके आगे लाना चाहो तो फिर भी वही आ जाएगा। कभी कभी आपके सामने ऐसा हो सकता है कि एक कंफ्यूजन पैदा हो जाए, आप उसको इतने छोटे में चेंज करो कि और जीरो बढ़ जाए, तो ध्यान रखना उसे 10 की घात में बदल करके सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा वो यही है कि 10 की घातों का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान देना है, 10 की घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। जैसे ये आ जाए 2.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इसमें सार्थक अंक हमारे कितने होंगे? 3। 10 की घात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। कहीं जल्दबाजी में कोई गलत मत कर लेना, और नियम कहीं अगर गलत होता हुआ दिखे तो उसे 10 की घात में चेंज करने की कोशिश करना। और 10 की घात में सही जो नियम होता है वो दशमलव हमेशा एक अंक बाद लिखने का होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया 7 किलोमीटर, अब 7 किलोमीटर में कितने सार्थक अंक है सर? 1। अब आप इसको मीटर में चेंज करना चाहो तो आप लिखोगे 7000 मीटर। अब अगर संख्या मेजर की गई है तो उसके हिसाब से तुम अगर दिखाओगे इसको, इसके हिसाब से चेंज करोगे तब तो कह दोगे कितने हो गए भाई, ये वाले शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। लेकिन हम इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको 10 की घात में लिखेंगे, तो 7 × 10 की पावर 3 मीटर। अब 10 की घात का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सार्थक अंक कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन जैसा लगे तो वहां उसको 10 की घात में, जब भी मात्रक बदल रही हो, दशमलव को इधर उधर कर रही हो, तो उसको 10 की घात में चेंज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। तो देखिए इस तरह से आज मैंने सार्थक अंक की परिभाषा, साथ ही साथ आपको निश्चित अनिश्चित मान, डाउटफुल जो फिगर होता है उसके बारे में बताया, और उसके साथ साथ हमने परिशुद्धता और यथार्थता को बताया, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन को, और उसके बाद सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम बताए। तो आप इनको पढ़ें, अच्छी तरह से समझें। थैंक यू।